हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में कहें तो ठोस अवस्था। हम दोस्तों एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो हम चैप्टर पहला स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देता हूँ, आपको मैं नोट्स इस चैप्टर के साथ साथ बनवाऊँगा, तो आप भी कॉपी पेन अपने पास रखें और जैसे आपसे कहा जाए उसी तरह से आप नोट करते चलें। जब आपसे समझने के लिए कहें उस समय केवल समझें, और जब आपको लिखाया जाए तब आप लिखें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपकी समस्या का हम तुरंत निराकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, कम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैस अवस्था होती है। जैसे मैं आप सिंपल से पूछूं, आप बताना, मेरे हाथ में ये चौक है, बताइए ये पदार्थ चौक किस अवस्था में है, तो आप कहोगे ठोस अवस्था में है। अगर मैं इसी तरह से पानी ले लूं और उसके बारे में आपसे पूछूं कि वो किस अवस्था में है, तो आप कहोगे वो द्रव अवस्था में है। और मैं कहूं जो वायुमंडलीय गैसें हैं आपके आसपास वो किस अवस्था में हैं, तो आपका आंसर आएगा वो गैस अवस्था में है। तो आप पदार्थ को देख करके पहचान सकते हो कि पदार्थ किस अवस्था में है। मैं कहूँ ब्लैक बोर्ड किस अवस्था में है, ये ग्रीन बोर्ड, तो आप कहोगे ये ठोस अवस्था में है। तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है इसको आप देख करके ही पहचान सकते हो कि पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें केवल पदार्थ की ठोस अवस्था पढ़नी है, सॉलिड स्टेट पढ़नी है। हमें इस चैप्टर में द्रव अवस्था नहीं पढ़नी है, ना ही इस चैप्टर में हमें गैस अवस्था पढ़नी है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। एक बात बताओ मुझे दोस्तों, आप इतना तो जानते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें अवयवी कण का मतलब जानते हो, जिन कणों से कोई पदार्थ बना है वो उस पदार्थ के क्या है, अवयवी कण है। जैसे मैं अब ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं तो आपको पता ही होगा इतना तो कि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये सभी जानते हैं आप कि ठोस अवस्था जो होती है उसमें अवयवी कण का मतलब समझ गए, जिन कणों से ये बना है। तो ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास होते हैं, द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की तुलना में अवयवी कण दूर दूर होते हैं, और सबसे अधिक दूर दूर अवयवी कण किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर इन डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम तो लगता है मुझे ठोस अवस्था का, और ये डायग्राम लगता है मुझे लिक्विड अवस्था द्रव अवस्था का, और ये लगता है मुझे गैसीय अवस्था का। ठीक है, तो ये ठोस अवस्था है किसी पदार्थ की, इसमें अवयवी कण आपको पास पास दिख रहे हैं। बात आई अवयवी कण पास पास क्यों है, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य है आकर्षण। भाई इसमें ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास क्यों हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या है, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण है, या कहूँ अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल है। इसी कारण ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भाई ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास क्यों हैं, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण के बल हैं, जिसके कारण अवयवी कण पास पास होते हैं। ठीक है, अब इसी बात से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई ठोस अवस्था क्या है, तो आप कैसे कहोगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के कारण अवयवी कण पास पास उपस्थित होते हैं। क्लियर, दोबारा बोलता हूं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण पास पास उपस्थित होते हैं, पास पास मतलब बिल्कुल सटे हुए,
और पदार्थ की यह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। तो परिभाषा क्लियर है। तो हम इस अवस्था की बात करेंगे जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम डालो और नीचे हेडिंग डालो ठोस अवस्था। साथ साथ लिखते चलो। पहले चैप्टर 1, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालो नीचे ठोस अवस्था। ठीक है, अब एक बार और सुनो फिर लिखते हैं। मैं ऐसे बोल दूं परिभाषा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण पास पास, पास पास के बजाय मैं ऐसे लिखा हूं तो अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर होते हैं। भाई पास पास तो ये भी हैं, तो पास पास की बजाय ज्यादा सही शब्द क्या है? अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर है। न्यूनतम दूरी का मतलब समझ गए? एक दूसरे से सटे हुए। समझ गए कि सटे हुए हैं, सटे हुए मतलब उनके बीच में दूरी क्या है? न्यूनतम है। तो ज़्यादा परिभाषा अगर अपन को बढ़िया लिखनी है तो अपन इस तरह से लिखते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो लिखो, देखो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण, आकर्षण के बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं, कौमा ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मेरी बात सुनना। आपको पता ही है दोस्तों कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चाहे कोई सी भी अवस्था हो, चाहे पदार्थ की ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, अवयवी कणों के मध्य 2 तरह के बल उपस्थित होते हैं। अवयवी कणों के मध्य, जैसे ये हैं अवयवी कण, तो अवयवी कणों के मध्य 2 तरह के बल होते हैं। एक बल तो होते हैं आकर्षण के, ठीक है, और एक अवयवी कणों के मध्य बल होते हैं प्रतिकर्षण के। ये तो आकर्षण का बल हो गया। कोई सी भी अवस्था हो, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। चाहे पदार्थ की ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, अवयवी कण जो होंगे उनमें, उनके मध्य 2 तरह के बल कार्यरत होते हैं। एक तो आकर्षण का जो दिख गया, और एक प्रतिकर्षण का। अब बात आई साहब, लड़के के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साहब आकर्षण के बल तो होते हैं, मैंने कैसे? कि साहब हमने सुने हैं कभी, जैसे अवयवी कणों के बीच में आयनिक बंध, धात्विक बंध सुने होंगे, हाइड्रोजन बंध, वान डर वाल बंध, ये सभी आकर्षण के बंध तो हैं और ये कणों के बीच में तो बनते हैं। ये कण, अणु, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं भाई, ठोस है, द्रव है, कोई भी पदार्थ है, ये कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं।
अवयवी कणों के बीच में आयनिक बंध हो सकते हैं, आकर्षण का बल होता है। धात्विक बंध हो सकता है, आकर्षण का बल होता है। वान डेर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध, ये आकर्षण के बल हैं। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि अवयवी कणों के बीच में आकर्षण के बल होते हैं। वो आयनिक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध कुछ भी हो सकते हैं, वान डेर वाल बंध हो सकते हैं। कि साहब प्रतिकर्षण के बल भी होते हैं क्या? ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा पदार्थ की चाहे कोई भी अवस्था हो, अवयवी कणों के मध्य दो तरह के बल होते हैं। एक तो आकर्षण के बल, जिनके मैंने अभी नाम लिए, आयनिक बंध वगैरह, ऐसे कोई भी आकर्षण के बल हो सकते हैं। एक प्रतिकर्षण के बल। अब बात आई साहब प्रतिकर्षण का बल कैसे आया, तो इसको समझते हैं। देखो एक बात बताओ मुझे, अपने वातावरण का टेम्परेचर काफ़ी उच्च है या नहीं है? टेम्परेचर स्टार्ट होता है 0 केल्विन से, क्लियर, और 273 केल्विन पर जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब मान लो इस समय गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो आप समझ सकते हो टेम्परेचर लगभग 310-320 केल्विन, इतना हाई है या नहीं है? तो 0 केल्विन से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ और 308-307 केल्विन टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर है अपने आसपास का। अब अपने आसपास का टेम्परेचर हाई है, अगर ये चौक इस समय यहाँ रखी हुई है और यहाँ के आसपास का टेम्परेचर मान लो 42 डिग्री सेल्सियस है, तो इस चौक का भी तो टेम्परेचर लगभग 42 ही होगा, लगभग 42 होगा। इस चौक का टेम्परेचर भी लगभग 42 होगा। अच्छा, तो इस चौक के अंदर जो अवयवी कण है, इनका टेम्परेचर भी लगभग 42 होगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जब इन कणों का टेम्परेचर लगभग 42 है, तो इन कणों के पास ताप है। टेम्परेचर 42 है, 42 टेम्परेचर, ताप ही तो है ये। तो इन कणों के पास ताप है, और ये ताप इन्हें कहाँ से मिला है? वातावरण से। वातावरण का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इन कणों का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कणों को टेम्परेचर, ताप मिल कहाँ रहा है? वातावरण से। ताप भी एक तरह की ऊर्जा ही है। तो एक तरह से वातावरण से पदार्थ के अवयवी कणों को ताप के रूप में ऊर्जा मिल रही है। वातावरण से ताप के रूप में अवयवी कणों को ऊर्जा मिल रही है, और ये ऊर्जा कहलाएगी ऊष्मीय ऊर्जा। अब कोई आपसे पूछे ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? किसी पदार्थ के अवयवी कणों को वातावरण से प्राप्त ऊर्जा, सिंपल कह सकते हैं। वातावरण से जो ऊर्जा मिल रही है, किसके रूप में? ताप के रूप में। अवयवी कणों को वातावरण से जो ऊर्जा मिल रही है, वह ऊर्जा उन अवयवी कणों की क्या कहलाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा। वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, अवयवी कणों का टेम्परेचर बढ़ेगा, अवयवी कणों की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी। तो अवयवी कणों को वातावरण से प्राप्त ऊर्जा कहलाएगी उनकी ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा, अगर किसी चीज को ऊर्जा मिलती है, तो वो अवयवी कण ऊर्जा से, ऊर्जा पाकर के गतिशील होकर के पास पास जाएंगे कि दूर दूर भगेंगे? दूर दूर भगेंगे। अरे किसी को ऊर्जा मिल रही है, तो उसकी ऊर्जा जब बढ़ेगी तो उसकी गतिशीलता बढ़ेगी। अब पृथ्वी का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर उच्च है। टेम्परेचर उच्च होने के कारण पदार्थ में अवयवी कणों के पास ऊष्मीय ऊर्जा है, जो अवयवी कणों को गतिशील बना करके दूर दूर ले जाएगी। तो बताओ, एक प्रतिकर्षण का बल भी तो उत्पन्न हो जाएगा। प्रतिकर्षण के बल का कारण कौन है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा किसकी वजह से आई? वातावरण के ताप की वजह से। तो चाहे पदार्थ की कोई सी भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अवयवी कणों के बीच आकर्षण के बल होंगे, जैसे आयनिक बंध, धात्विक बंध, वान डेर वाल बंध। अवयवी कणों के बीच आकर्षण के बल भी होंगे, और अवयवी कणों के मध्य प्रतिकर्षण के बल भी होंगे। प्रतिकर्षण के बल क्यों होंगे? क्योंकि अवयवी कणों के पास वातावरण से है के कारण, वातावरण के उच्च ताप के कारण अवयवी कणों के पास ऊष्मीय ऊर्जा है, जो अवयवी कणों को गतिशील बना करके दूर दूर ले जाएगी और अवयवी कणों के मध्य उत्पन्न करेगी प्रतिकर्षण बल। तो मैं अब सिंपल कहूँ कि पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, अवयवी कणों के मध्य दो विरोधी बल हैं। विरोधी समझ गए? जो एक दूसरे के विपरीत काम करें। एक तो आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल अवयवी कणों को पास पास लाता है,
सही है। और प्रतिकर्षण बल, पहली बात तो प्रतिकर्षण बल ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। अवयवी कणों को वातावरण से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को गतिशील बना करके दूर दूर ले जाती है, और दूर दूर ले जाती है तो क्या उत्पन्न करती है? प्रतिकर्षण बल। क्लियर? तो यहाँ तक एक लाइन छोड़ करके अगली लाइन में स्टार लगा करके लिखें। लिखो, पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में, पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में, पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य दो विरोधी बल कार्यरत होते हैं। दो विरोधी बल कार्यरत होते हैं। दो विरोधी बल कार्यरत होते हैं। नंबर 1 आकर्षण बल, नंबर 1 आकर्षण बल, डैश लगाओ और लिखो, ये अवयवी कणों को पास पास लाते हैं। ये अवयवी कणों को पास पास लाते हैं। नंबर 2 प्रतिकर्षण बल, लिख दिया। नंबर 2 प्रतिकर्षण बल, डैश करके लिखो, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी में आगे लिखो, अवयवी कणों को वातावरण से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। अवयवी कणों को वातावरण से प्राप्त ऊर्जा, वातावरण से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। जो अवयवी कणों को गतिशील बनाकर, जो अवयवी कणों को गतिशील बनाकर दूर दूर ले जाने का कार्य करती है। दूर दूर ले जाने का कार्य करती है। अब रुक जाओ, दूर दूर ले जाने का कार्य करती है, देख लिया। जब ये दूर दूर ले जाने का कार्य करेगी तो तुम समझ गए ना कौन सा बल उत्पन्न हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल। आकर्षण के बल सिंपल समझ लो, शॉर्ट में आयनिक बंध वगैरह। प्रतिकर्षण का बल ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब एक बात और बताओ, मैं मेरे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ये चौक है आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं इसको गर्म करूं, करता हूं गर्म, तो गर्म करने पर कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? है? चलो मैं सिंपल पूछता हूं, इतना नहीं आया समझ में। पदार्थ की ठोस अवस्था जो है, इसमें आप सिंपल बताओ, अवयवी कणों के बीच में दो बल होंगे, एक तो आकर्षण के बल और एक प्रतिकर्षण के बल। कौन स्ट्रांग है? ठोस अवस्था में कौन स्ट्रांग है, कौन ताकतवर है? आकर्षण बल कि प्रतिकर्षण बल? आकर्षण बल। क्योंकि ठोस अवस्था में आपने शुरू में कहा था अवयवी कण पास पास होते हैं, न्यूनतम दूरी पर होते हैं। तो अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर तभी तो होंगे जब स्ट्रांग कौन होंगे? आकर्षण बल। भाई पदार्थ की कोई भी अवस्था है, वहाँ दो तरह के बल हैं अवयवी कणों के बीच, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण। तो ठोस अवस्था में ताकतवर कौन है? आकर्षण बल। और प्रतिकर्षण के बल आकर्षण के बल से कमजोर हैं।
तो एक बात आपको विशेष याद रखनी है कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी मतलब ताकतवर होते हैं। जबकि पदार्थ की द्रव अवस्था और गैस अवस्था में कौन से बल प्रभावी होंगे? प्रतिकर्षण के। उसमें प्रतिकर्षण के बल प्रभावी होंगे। किससे? आकर्षण के बलों से। उसमें अवयवी कण गति करते हैं। द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में अवयवी कण गति करते हैं। गति इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पर कौन ताकतवर हो चुका है? प्रतिकर्षण का बल। सिंपल समझो, मेरे हाथ में चौक है, कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। मैं इसको गर्म करता हूँ, चौक को मैं क्या कर रहा हूँ? गर्म। जब मैं गर्म करूँगा तो मैं इसको ताप दे रहा हूँ, अवयवी कणों को ताप दे रहा हूँ, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा दे रहा हूँ। मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चौक का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है अवयवी कणों की। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, कौन सा बल धीरे धीरे बढ़ रहा है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे प्रतिकर्षण बल बढ़ता जा रहा है, मैं इसको गर्म करता जा रहा हूँ, ताप बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण का बल बढ़ रहा है। जब प्रतिकर्षण का बल आकर्षण के बल से ज़्यादा हो जाएगा, धड़ाक रेशनी, ये ठोस से कौन सी अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था, पिघल जाएगा। भाई ठोस अवस्था है जब तक तो आकर्षण बल ताकतवर है, पर तू इसको गर्म कर रहा है, धीरे धीरे जैसे गर्म करते जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, प्रतिकर्षण का बल बढ़ता जाएगा। जब प्रतिकर्षण का बल आकर्षण के बल से ज़्यादा हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कौन सी अवस्था में चल जाएगा? द्रव। फिर भी तुम गर्म कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। जब प्रतिकर्षण का बल बहुत अधिक हो जाएगा तो ये कौन सी अवस्था में चला जाएगा? गैस। तो एक दो बात मैंने कही जिन्हें आप याद रखना कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रतिकर्षण के बल से अधिक प्रभावी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ताप में वृद्धि करने पर ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। सही है ना? जैसे किसी पदार्थ के ताप में हम वृद्धि करते हैं तो उसकी क्या बढ़ती है? ऊष्मीय ऊर्जा। स्टार लगा के दोनों लाइनों को नीचे लिखो। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अगला स्टार लगा के लिखें। ताप में वृद्धि करने पर, अगली लाइन से स्टार लगाकर, ताप में वृद्धि करने पर अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। और अब सामने ध्यान दो, मैंने हेडिंग डाली है, आप इसको समझे ना पहले, फिर आपसे जब लिखने के लिए कहें तब लिखना। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब एक तरह से गुण। ठीक है, तो ठोस अवस्था के गुण मतलब ठोस अवस्था के गुण। ये ठोस अवस्था है चौक की। अच्छा, इसके क्या क्या गुण हैं? कुछ गुण तो हम तीसरी क्लास में पढ़ लेते हैं, तीसरी चौथी क्लास में, कि भाई पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, जैसे ये ठोस अवस्था है, आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित। इसका आकार निश्चित है, ये बेलनाकार है, अब भी बेलनाकार है, और कल सुबह आकर के देखोगे तब भी बेलनाकार है। इसका मतलब इसका आकार कैसा है? निश्चित। तो इस चौक की ठोस अवस्था है, आकार इसका क्या होगा? निश्चित। जैसा अब है रख के चला जाओ, सुबह भी अगले दिन भी ऐसा ही मिलेगा।
तो पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है, वजन निश्चित होता है। अब इस चौक का मैं वजन तोल जाऊं, जैसे 1 ग्राम है तो कल भी ये मुझे 1 ग्राम की मिलेगी, ऐसा तो नहीं है 1 ग्राम तो 3 ग्राम हो जाएगी, 1 ग्राम की मिलेगी। तो पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार भी निश्चित बेलनाकार, द्रव्यमान भी निश्चित 1 ग्राम, ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित, आयतन निकाल सकते हो आप। ये एक बेलनाकार वस्तु है और आयतन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल, आपने आयतन का, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एल, बेलन के आयतन का फॉर्मूला, एल मतलब एच या एल, पाई 22/7, आर त्रिज्या, त्रिज्या इसकी बढ़ेगी घटी नहीं तो त्रिज्या भी एक फिक्स रहेगी। त्रिज्या दिख रही है ना ये बेलन में, ये त्रिज्या अंदर, ये बेलनाकार है ना, तो ये त्रिज्या हो जाएगी ना, ये तो आर हो जाएगी ना, और ये हो जाएगी एल, इसकी लंबाई। इनको रख दोगे आप नाप करके, पाई आर स्क्वायर एल का मान, मतलब इसका आयतन आ जाएगा। अब निकाल लो, चाहे 4 दिन बाद निकाल लो, उतना ही आएगा इस चौक का आयतन। तो ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों ही क्या होते हैं, निश्चित। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं वैसे लिखा दूंगा। तो पहली बात तो ये हो गई भाई कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, आयतन, द्रव्यमान, समझ गए, कैसे होते हैं, निश्चित। क्लियर है, कोई समस्या है? आकार भी निश्चित होता है, वजन भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित। अच्छा, दूसरी बात बताओ, जो हमने अब तक पढ़ा है उसी से पढ़ते हैं। ये बात 4th क्लास की, इसको आप पहले से जानते हो। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रतिकर्षण के बल से अधिक प्रभावी होता है। ये भी इसका गुण ही तो है, जबकि द्रव और गैस अवस्था में ऐसा नहीं होता। द्रव और गैस अवस्था में कौन प्रभावी होता है, प्रतिकर्षण बल। तो ठोस अवस्था में एक बात और जानते हो, इसको भी लिख दो भाई, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हो, उन बातों को लिख रहा हूँ मैं। आकर्षण का बल प्रभावी होता है कौन से बल से, प्रतिकर्षण के बल से। भाई अभी भी कणों के मध्य 2 तरह के बल बताए थे मैंने, एक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, और ठोस अवस्था में आकर्षण का बल प्रतिकर्षण के बल से प्रभावी है। ये भी क्लियर है। तीसरी बात भी आप जानते हो, जो आपने परिभाषा में लिखा थी, ठोस अवस्था की परिभाषा क्या लिखी थी, बताओगे? चलो रिमाइंड करो अपने दिमाग को। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकर्षण के बलों के कारण अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं। ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है? अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, ये भी तो गुण हो गया। मैंने अब तक कुछ भी नहीं सिखाया, सब चीज आप जानते हो। अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, नहीं जानते क्या? ठोस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए मतलब न्यूनतम दूरी पर होते हैं। ये बात भी लिख दी लो। चलो 3 गुण बना दिए अपन ने, और तीनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं। चलो, जब अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, तीसरे गुण को देखो, अवयवी कण ठोस अवस्था में न्यूनतम दूरी पर होते हैं, तो बताओ क्या ठोस अवस्था कठोर नहीं होगी? है कठोर है, क्योंकि अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर है, सटे हुए हैं। असंपीड्य नहीं होगी। असंपीड्य मतलब दबाई नहीं जा, अरे दबेगी कैसे? अवयवी कण तो न्यूनतम दूरी पर हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, का फोड़ के एक दूसरे में घुसेंगे का? तो न्यूनतम दूरी पर है अवयवी कण, इसी वजह से तो ये कठोर है। असंपीड्य का मतलब इसको संपीड़ित नहीं किया सकता, दबाया नहीं जा सकता। क्लियर है मेरी बात? तो पदार्थ की ठोस अवस्था जो है वो कठोर भी होगी, असंपीड्य भी होगी। क्लियर? अच्छा, अगली बात बताओ। पदार्थ और सोच लो, कोई आपको याद आ जाए। हाँ सोचो। तो कुछ ने कहा कि साहब इसमें अवयवी कण गति नहीं करते हैं, ऐसा भी लिख दो भाई। द्रव अवस्था में अवयवी कण गति करते हैं, पानी बहता है, पर ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं करते हैं। सही बात है क्या? अवयवी कण गति नहीं कर, अरे यार गति कहाँ से करेंगे? आकर्षण के बल ताकतवर हैं, भूल गए क्या?
ठोस अवस्था में कौन ताकतवर है? आकर्षण केवल। जब आकर्षण केवल ताकतवर है, अभी भी कल एक दूसरे से सटे हुए हैं, फिर वे गति कहाँ से करेंगे? अच्छा, तो मैं अगली बात जो कह रहा हूँ इसको ढंग से सुनना। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं करते हैं। गति नहीं करते हैं इसका मतलब समझ लो, अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था। पर एक बात और बताता हूँ आपको, अवयवी कण गति तो नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन तो नहीं करते, पर ये अपनी जगह पर हिलते हैं, जिसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में दोलन गति। सुना होगा ना, पेंडुलम हिलता है अपनी जगह पर ऐसे, उसको दोलन गति कहते हैं। अच्छा, तो इनमें एक गति तो है, कौन सी? दोलन गति। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं, पर अपनी जगह पर कंपन गति कह लो, दोलन गति कह लो, एक ही बात है। कंपन में भी कण अपनी जगह पर हिलता है, दोलन में भी अपनी जगह पर हिलता है। इनमें कौन सी गति होती है? दोलन गति। मतलब अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जाएंगे, पर अपनी ही जगह पे अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करते हैं? कंपन। माध्य स्थिति, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो माध्य स्थिति। अब मैं थोड़ा इससे इधर सरकूँ और थोड़ा इधर सरकूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोलन गति। तो इसमें ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि भाई पदार्थ की ठोस अवस्था में गति होती है या नहीं होती, तो आप कहोगे नहीं होती। पर आप उसको एक बात और समझाना कि साहब एक तरह की गति तो है इनमें, कौन सी? दोलन गति। अर्थात अवयवी कण दोलन गति तो करते हैं, मतलब अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी जगह के इधर उधर अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन गति करते हैं। ध्यान रखोगे इस बात को? कोई पूछ ले कंपन गति तो भी सही है, दोलन गति कह लो चाहे कंपन गति, ये गति इनमें मिलेगी और किसी भी तरह की गति इनमें नहीं होगी। तो पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं करते हैं, परंतु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कौन सी गति करते हैं? दोलन गति। क्लियर? अगली एक बात और बताओ। चलो, मैंने लिखा कि साहब पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। समझ लेना भाई, सही बात है क्या? ये पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व का फॉर्मूला जानते हो? हाँ, जानते हैं साहब। घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला होता है साहब घनत्व का। सही है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि ठोस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक है। सोचो, मेरे पास चौक है, ये ठोस अवस्था में है, मैं इसको गर्म करता हूँ और ये पिघल गई। ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में चली गई? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में अवयवी कण दूर दूर हो जाएंगे भाई, ठोस अवस्था में न्यूनतम दूरी पर है, पर जैसे ये पिघलेगी अवयवी कण दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर चलते ही क्या बढ़ जाएगा इनका? आयतन। भाई अवयवी कण दूर दूर जाएंगे तो आयतन नहीं बढ़ेगा क्या? और आयतन बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा? तो ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक आएगा। भाई जैसी चौक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में गई तो आयतन बढ़ने से घनत्व घट जाएगा। वजन तो उतना ही रहेगा चौक का यार। अब 1 ग्राम है और पिघल गई, जब भी 1 ग्राम ही रहेगा, वजन तो कांस्टेंट है, पर द्रव अवस्था में जाती क्या बढ़ जाएगा? आयतन, क्योंकि अवयवी कण दूर दूर हो जाएंगे ना, और आयतन बढ़ते ही क्या घट जाएगा? घनत्व। गैस अवस्था में आयतन और अधिक, अवयवी कण और दूर दूर, घनत्व और कम, तो सबसे अधिक घनत्व पदार्थ की ठोस अवस्था का ही तो आएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब इसको लिखते हैं। चलो स्टार्ट करें। चलो तो लिखो, हेडिंग डालो, ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। सामान्य अभिलक्षण डाल दिए हेडिंग। पेपर में आ जाए, ठीक है ना? आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण लिखो, बिल्कुल इजी है, एक बार और देख लो फिर लिख लेते हैं। इसको आप जानते हो,
आकार, आयतन, द्रव्यमान ठोसों का निश्चित होता है। पहले जो चीज़ जानते हो उसको लिखो जिससे याद करने में आसानी रहे। पदार्थ की ठोस अवस्था में अभी समझाया था, आकर्षण का बल प्रतिकर्षण के बल से प्रभावी होता है। ये बात परिभाषा में लिख रही है। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं। अब तक तो कोई नई बात नहीं आई ना। चौथी बात, जब अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होंगे तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हो इसको। अवयवी कण जब न्यूनतम दूरी पर है तो ठोस कठोर होगा, असंपीड्य होगा। अच्छा, ये भी जानते हो पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं करते हैं, पर एक बात याद रखना, इनमें कौन सी गति होती है? दोलन गति। पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है, अभी समझाया था मैंने। तो इसको लिखते हैं। नंबर 1 डालो। नंबर 1, पदार्थ की ठोस अवस्था का, पदार्थ की ठोस अवस्था का, पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है। नंबर 2, पदार्थ की ठोस अवस्था में, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। अधिक प्रभावी होता है। नंबर 3, पदार्थ की ठोस अवस्था में, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण, अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, न्यूनतम दूरी पर होते हैं। न्यूनतम दूरी पर होते हैं। नंबर 4, पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर, पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर व असंपीड्य होती है। कठोर व असंपीड्य होती है। ठीक है, कठोर व असंपीड्य होती है। नंबर 5, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, परंतु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष, अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन गति करते हैं। परंतु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन गति करते हैं। नंबर 6, पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्लियर? अब आगे बढ़े।
ठीक है, चलो भाई अब आगे देखो। अब हम पढ़ते हैं ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार की बात करते हैं। देखो सामने, देखो नेक्स्ट हेडिंग और समझो। बात करते हैं ठोसों के प्रकार कि ठोस कितने प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रकार कि ठोस कितने प्रकार के हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ठोस हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों को मैंने दो भागों में बांट दिया कि भाई ठोस दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अब सुनो मेरी बात को ढंग से। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँगा कि नमक का एग्जाम्पल लेते हैं। नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सभी जानते होंगे सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब ये नमक एक ठोस है, ये तो आप जानते ही हैं, ठोस होता है, घर में आपने खूब देखा है, सोडियम क्लोराइड ठोस है। अच्छा, इसके अंदर देखें हम तो इसके अंदर अवयवी कण कौन है? इसके अंदर है अवयवी कण Na+ है, फिर कौन है? Cl-, जानते हो 11th में पढ़ा है। फिर कौन आ जाएगा? Na+। Na+ के नीचे कौन आएगा? Cl-। Cl- के नीचे कौन होगा? Na+। फिर Na+ के नीचे कौन होगा? Cl-। ऐसे आगे पूरे ठोस में Na+, फिर Cl-, फिर Na+, Cl-। Na+ के ऊपर Cl-, Na+ के नीचे Cl-। इस तरह से पूरे ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होगी। NaCl में निश्चित समझ रहे हो? धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, धनायन के ऊपर ऋणायन, ऋणायन के ऊपर धनायन। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की क्या होती है? एक निश्चित व्यवस्था। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होगी, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, और ये व्यवस्था नियमित होगी। नियमित का मतलब जानते हो? जैसे मैंने आप कहा कि ये स्टूडेंट विद्यालय नियमित आता है। नियमित का मतलब डेली, रेगुलर आता है, कंटिन्यू आता है। तो नियमित मतलब कंटिन्यू। तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था तो होगी, धनायन ऋणायन इस तरह से, और वो व्यवस्था नियमित मतलब लगातार होगी। लगातार का मतलब पूरे ठोस में होगी, कहीं नहीं होगी गड़बड़। एक निश्चित व्यवस्था होगी और वो व्यवस्था लगातार चलेगी पूरे की पूरे ठोस में। सही है, एक निश्चित व्यवस्था तो ये हो गई, धनायन ऋणायन धनायन, फिर ये लगातार पूरे ठोस में होगी। तो मैंने यहाँ दो बातों पर विशेष जोर दिया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था बताई? निश्चित व नियमित। निश्चित मतलब एक फिक्स व्यवस्था होगी, एक धनायन उसके आसपास ऋणायन, ऋणायन उसके आसपास धनायन। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होगी और वो व्यवस्था कैसी होगी? नियमित व्यवस्था। निश्चित व नियमित, नियमित मतलब वो लगातार होगी व्यवस्था। सही है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। और अगली बात, यह व्यवस्था दीर्घ परास में होगी। दीर्घ परास का मतलब समझ गए क्या? परास का मतलब होता है क्षेत्र और दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा। तो अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था बड़े क्षेत्र में होगी। बड़े क्षेत्र का मतलब समझ गए? पूरे की पूरे ठोस की ठोस में ही होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है, और वो व्यवस्था बड़े क्षेत्र में होती है, दीर्घ परास में। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में सोचो।
अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती ही नहीं है। मतलब निश्चित व नियमित व्यवस्था इनमें नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात है? सही है। जैसे ढंग से समझना, उनमें निश्चित और नियमित व्यवस्था दिख रहे हो। जैसे एक कण के बगल में दूसरा कण, दूसरे के बगल में तीसरा कण। जैसे मैंने NaCl का एग्जाम्पल दिया, इसके जस्ट नीचे कण, इसके जस्ट ऊपर कण, बिल्कुल अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित, निश्चित व्यवस्था इनमें अवयवी कणों की। अब यहाँ में निश्चित व्यवस्था नहीं है। कोई कण यहाँ, कोई इतकू आ गया, कोई नू आ गया, कोई नू आ गो, कोई यहाँ आ गो, कोई यहाँ आ गो। समझने में क्या बना रहा हूँ? इसमें अवयवी कण तमीजते व्यवस्थित है, निश्चित व्यवस्था में है, ढंगते हैं, ढंगते व्यवस्थित हैं। एक के बगल में दूसरा, बगल में फिर तीसरा, उसके ऊपर कण, ढंग से पूरे सीक्वेंस से व्यवस्थित हैं। मतलब अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था है? निश्चित है। या में कोई निश्चित नहीं, कोई कण कहीं घुस रहा है, कोई कितकू, कोई कितकू। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती। मैं एग्जाम्पल दूं, देखो जैसे यहाँ में ए के बगल में बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, ये मान लो अवयवी कण है। तो मेरी बात समझ होंगे, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है। अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, या में कछु फिक्स ना है, ए फिर बी आगो, फिर ए आगो, फिर बी आगो, ए आगो, बी आगो, बी आगो, ए आगो, कोई निश्चित व्यवस्था है क्या में? तो ये कैसो ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अब एक बात सुनो, नियमित व्यवस्था नहीं, कहीं ना है व्यवस्था। नियमित मतलब लगातार, कहाँ है यहाँ में? तो इनमें न तो कोई निश्चित व्यवस्था है, न नियमित व्यवस्था है। सही है। अच्छा, इनमें कहीं कहीं हो सकती है, तुम यह टुकड़ा देखियो नेक, या मैं तुम ऐसा लगा यार अवयवी कण नेक निश्चित व्यवस्था से में, ये के बगल में भी है यह टुकड़ा। मतलब अक्रिस्टलीय, बात को बड़े ध्यान से समझना, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, पर कहीं होती भी है। जैसे यहाँ है तो एक छोटे से क्षेत्र में होगी। भाई ऊटपटांकन व्यवस्थित है तो एक आध जगह ऐसा भी तो हो सके न एक आध कण ढंग से व्यवस्थित हो जाए। तो इनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है, परंतु यदि कहीं होती है तो कैसे परास में होगी? लघु परास, मतलब छोटी सी जगह में होगी। या में तो पूरे के पूरे में ही होएगी, या में होएगी ना। और कहीं अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था हुई तो छोटी सी क्षेत्र में होगी। मतलब कहीं कहीं पे अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित मिल सकते हैं। भाई तुम उल्टे सीधे व्यवस्थित करोगे अवयवी कण ने तो एक आध जगह तो अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हो ही जाएंगे। तो अपन ने दो बात कही, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था दीर्घपरास में होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, यदि कहीं होती है तो वह लघु परास में होती है। लघु परास का मतलब छोटे से क्षेत्र में। क्लियर? अच्छा, अब एक बात सुनो, फिर लड़के के मन में दिमाग में बात आई, साहब इनके उदाहरण बताओ। मैंने कि अभी तो मैं उदाहरण तो बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत बताऊंगा, पर अभी क्रिस्टलीय ठोसों के तुमको उदाहरण याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं। एक तो याद रख लो भाई, जितने भी लवण हैं वे सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, जितने भी लवण। लड़के के दिमाग में आ गई, साहब लवण ई का होए? लवण आपने सुना होगा, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जल के अलावा जो यौगिक बनेगा वो कौन सा होगा? लवण। जैसे मैंने क्रिया कराई, मान लो क्षार NaOH, उल्टा लिख रहा हूँ है ना, ये क्षार लिखा है पहले, फिर अम्ल HCl। अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं तो आपको पता ही है NaCl बनेगा, वो क्या हो जाएगा? लवण, संग में जल बनेगा। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करें तो जल के अलावा जो बने वो कौन हुए? लवण। और जितने भी लवण होंगे वो सभी लवण, ध्यान रख लेना, वो कैसे ठोस होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। उनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होगी। सही है। और एक और याद रख लो, अब लवण को नाम आया तो मैं एक आध एग्जाम्पल तो लिख ही सकूँ ना। जैसे NaCl,
NaCl लवण है साहब। NaOH और HCl की क्रियाते बने, NaOH क्षार और अम्ल HCl। मैंने पूछा KCl लवण है, लड़का ने कहा साहब हाँ। KOH क्षार होगा, ये तो जानते होंगे। KOH जल में OH माइनस देता है, और अम्ल HCl की क्रिया तो कराएंगे तो KCl बन जाएगा, ये भी लवण है। अच्छा, मैंने लड़का ते और कठिन पूछो कि बता K2SO4 लवण है कि ना है? ओहो, लड़के सोच गए कि साहब ये लवण है का। अब मैं लिखूं, देखो KOH क्षार है कि ना है, और या की अम्ल क्रिया अम्ल H2SO4 ते करा दें तो कछु घिस जाएगा का। सल्फ्यूरिक अम्ल है, या में ते 2 H निकलेंगे या में ते 2 OH निकलेंगे, 2 H2O निकल जाएंगे और K2SO4 बन जाएगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया ते बन रहा है ना K2SO4, लवण है। अब पूछूं लवण है ना, लवण K2SO4 क्लियर है? कोई भी लवण हो। अच्छा, अरे साहब ये तो बड़े खतरनाक लवण दे दिए तुमने। मैंने कही चल बता NaNO3। अब लड़का तो मुँह सोच रहा है लवण है कि ना है। लवण है, पता कैसे? क्षार NaOH क्षार है, और नाइट्रिक अम्ल सुनो होगा तुमने HNO3, इनकी क्रियाते बन जाएगा कहीं, लवण है ना। तो कोई भी लवण आपके सामने आ जाए, वो सभी लवण कैसे ठोस होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। या कोई भी धातु आ जाए। अब बात आई साहब धातु तो हम जाने ना है, आपने आवर्त सारणी पढ़ी है। प्रथम और द्वितीय वर्ग याद आए। प्रथम वर्ग में क्षार धातु हाइड्रोजन के अलावा, प्रथम वर्ग में HLi NaKRbCsFr ये तत्व हैं। हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सब धातु हैं। प्रथम वर्ग में सब धातु हाइड्रोजन के अतिरिक्त, द्वितीय वर्ग में भी सब धातु, क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब, स्ट्रोंशियम रेडियम सब धातु हैं। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग में सब धातु हैं हाइड्रोजन के अलावा। कोई भी धातु दे दे तुमसे, कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोस। फिर वहाँ के बाद प्रथम और द्वितीय वर्ग के बाद D ब्लॉक आ जाए। प्रथम और द्वितीय वर्ग तो S ब्लॉक में, D ब्लॉक में सब धातु कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक एल्यूमिनियम नहीं, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक ये सब वही में ही है। Ag वगैरह सब वही में ही है, कोई में D ब्लॉक में। तो अब तक तो मैंने देखो S ब्लॉक आगो, पहले दूसरो वर्ग होगो, 12वें वर्ग तक पहुँच गए अपन। आगे D ब्लॉक आगो, हाइड्रोजन के छोड़ के सब धातु हैं। P ब्लॉक में मिक्सचर है साहब, धातु भी हैं अधातु भी है, उपधातु। पर P ब्लॉक में जब आप नीचे की ओर जाओगे तो नीचे सब, जैसे बिस्मिथ है, एल्यूमिनियम है, इन्हें जानते होंगे थोड़ी बहुत, ये धातु हैं। तो अपनी आवर्त सारणी में 80% तत्व धातु हैं। F ब्लॉक में भी सब धातु हैं। D ब्लॉक में प्योर धातु, F ब्लॉक में सब धातु, S ब्लॉक में हाइड्रोजन छोड़ के सब धातु। थोड़ा सा P ब्लॉक में मिक्सचर मामला है, लेकिन नहीं तो पैसे देखें तो पूरी आवर्त सारणी में 80% तत्व क्या हैं? धातु हैं। और जितने भी धातु हैं सब कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय। अब कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सको यार, Ag AU Cl लिख दूँ, कैल्शियम द्वितीय वर्ग में है। लड़का सोचे कैल्शियम धातु, हाँ द्वितीय वर्ग में है। रुबिडियम है, रुबिडियम कौन से वर्ग में? प्रथम वर्ग में, HLi NaKRb। तो कई बार ऐसी ऐसी ढूंढ के आवर्त सारणी की नॉलेज होनी चाहिए। एक बार उसको याद करो या उसको देखना आपका भी टाइम मिल जाए, क्योंकि कई बार वो ऐसी उटपटांग धातु दे दे जो आप U दे दे U। अब लड़का सोचा यार ई का है, यूरेनियम है, धातु है, F ब्लॉक को तत्व है, F ब्लॉक को तत्व है तो धातु है। F ब्लॉक में सब धातु है, समझ गए? पर इतना डीपली नहीं जाएगा। आप ये याद रखो कि जितने भी लवण हैं, जितनी भी धातु हैं, सब कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ही तो पता ही आपको, धातु ठोस है ना, लवण ठोस है। अच्छा, अब बात आई साहब अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस में अभी इतना याद रखो आप, रबर, इसके एग्जाम्पल। रबर देखिए ना तुमने, है ना? देखिए मेरे हाथ में लग रही है, देख लो, देखिए रबर, स्पंज, कांच, प्लास्टिक,
बहुलक। हालांकि प्लास्टिक भी एक बहुलक है ना, फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बात आई साहब। चलो बहुलक की मैं चर्चा करूंगा, पर अभी रुक जाओ। रबर, लड़का कहे नहीं साहब ई तो, मैंने कि हाँ एक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस है? एक्रिस्टलीय है। कांच, कांच देखो खिड़की में लग रहा है कांच, ना देखो। अच्छा लड़कन देखो कांच, पर कांच अलग है, शीशा अलग है। सुन लेना मेरे शब्दों को। वो पेपर में देता है शीशा है, और लड़का लिख के आता है अक्रिस्टलीय ठोस। मैंने क्या बोला? शीशा। और अब मैं बोल रहा हूं कांच। दोनों अलग अलग चीज है, दिमाग में बैठा लेना। शीशा तो है लेड धातु, पी ब्लॉक की एक धातु है। कहे सीता जी सुने पार्वती, नीचे धातु है ना वहां पी ब्लॉक में, तो पार्वती पीवी लेड धातु है। ई शीशा शब्द आगो, ई क्रिस्टलीय ठोस है। लिख रहो धातु क्रिस्टलीय ठोस हुए। पर अब मैंने बोलो कांच, ई यहां लिख रहा है। दोनों अलग अलग चीजें। तुम देसी भाषा में क्या करें, शीशा और कांच एक ही चीजें माने। शीशा तो है लेड धातु, शीशा तो गया क्रिस्टलीय ठोस में, और कांच जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है। खाइते सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से। शीशा पीवी धातु है, लेड धातु है। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं। काई में? कांच में। शीशा में पीवी परमाणु है, तमीजते ढंगते व्यवस्थित है, निश्चित और नियमित व्यवस्था में है, तो शीशा तो है क्रिस्टलीय ठोस। कांच में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु है, निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं है, ऊटपटांग व्यवस्थित है, तो ये कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय। रबर में रबर के अणु निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते। कांच में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते। प्लास्टिक में प्लास्टिक के अणु, ठीक है, जो होते हैं एथीन अणु, आगे आप पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा बहुलक, उसमें प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है बड़े अणु। जैसे मैंने कहा ये एक बड़ा अणु है, सही है, और ये छोटे छोटे अणुओं ने बनाया है। इसमें छोटे छोटे अणु दिख रहे हैं तुम्हें, ये 1 2 3 4 5 6 7 छोटे छोटे अणुओं ने मिलकर एक बड़ा अणु बनाया, तो उस बड़े अणु को क्या बोल देंगे? बहुलक। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। और अधिकांश बहुलक जो होते हैं वो कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। उनमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुलक की जानकारी आपको मिलेगी, एक चैप्टर आएगा कौन सा? बहुलक। जब उसको आप पढ़ लोगे, अब ऐसा तो नहीं मैं यहाँ बहुलक पढ़ाने लग जाऊँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, पर जब उस चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो उसमें आप बहुत सारे बहुलक देखोगे। फिर पेपर में आ जाए किसी बहुलक का नाम, तो आप तुरंत कह दोगे कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिनके नाम के आगे पॉली लग रहा हो, पॉली, वे सब बहुलक हैं। पॉलीथीन सुनी होगी, एक बहुलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक बहुलक है, ये चैप्टर में पढ़ोगे। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बहुलक है, समझ रहे मेरी बात। पॉलीस्टाइरीन बहुलक है। पॉलीयूरीथेन बहुलक है। नाम क्या अगर पॉली मिल जाए, अभी तो इतनी नॉलेज बहुत है, तुरंत समझ जा बहुलक। बहुलक मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो रबर, कांच, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अच्छा, तो अपन यहाँ तक तो लिख लेते हैं, क्योंकि फिर लिखने के लिए टाइम नहीं बचेगा, वीडियो लंबी जाएगी। तो पहले यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ना? लो, ठोसों के प्रकार पुस्तक में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स,
टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देखो इसमें देखो ठोस दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कोई लड़का ऐसे पूछ लेता है मुझसे, सुन लो एक बार फिर लिख लेना कि साहब ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। मैं सिंपल कहता हूँ अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। भाई अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के हैं, जिनमें अवयवी कण ढंगते तमीजते व्यवस्थित हैं वे तो क्रिस्टलीय, और जिनमें अवयवी कण ढंग से तमीजते ऊटपटांग व्यवस्थित हैं, ढंग से तमीजते व्यवस्थित नहीं है, वे कौन है? अक्रिस्टलीय। सिंपल बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट में, जिनमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं वो तो क्रिस्टलीय हो गए, और जिनमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं है वो कौन से ठोस हो गए? अक्रिस्टलीय। ठीक है, पर पेपर में थोड़ी लिख सकें ढंगते, समझ गए? तो लिखो अब इसमें नंबर 1 डालो क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस लिखो, इन ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है तथा यह व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। यह व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। दीर्घ परास का मतलब समझ गए? बड़े क्षेत्र में होती है, दीर्घ परासी होती है। इसके उदाहरण लिख लो अभी तो। एग्जाम्पल, लवण, कोष्टक में कुछ लवण लिख लेना जैसे मैंने लिख रखे हैं। लवण कोष्टक में NaCl, KCl, K2SO4, NaNO3 आदि। और लवण की कोई कमी थोड़ी है, समझ गए? आदि। लवण तो बहुत सारे हैं। अच्छा, फिर कॉमा लगा के लिखो धातु, और धातु के कोष्टक में भी लिख लो बल्ले सारी, Ag, Au, Ca, Rb आदि। Ag का मतलब सिल्वर, जानते होंगे। Au गोल्ड, कैल्शियम, रुबिडियम आदि। क्लियर? नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस लिखो, इन ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। नहीं होती है, कौमा, यदि होती भी है तो लघु परास में होती है। यदि होती भी है तो लघु परास में होती है। इसका एग्जाम्पल लिख लो। रबर, कांच, प्लास्टिक, बहुलक आदि। रबर, कांच, प्लास्टिक, बहुलक आदि। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस पर लाइक और इस पर कमेंट जरूर करोगे। आप लाइक और कमेंट करते हैं, जितने ज़्यादा आपके लाइक कमेंट आएंगे उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट।